एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। जेडीयू के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही बीजेपी के साथ उनके संबंधों में नया बदलाव आता दिख रहा है। नीतीश कुमार की जगह जेडीयू के वरिष्ठ सांसद आरसीपी सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जेडीयू ने अपने आक्रामक तेवरों का ऐलान कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किए जाने को जेडीयू ने गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया है। उधर लव जिहाद के मुद्दे पर भी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका रुख सहयोगी बीजेपी से बिल्कुल अलग है। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपते नीतीश कुमार। वो पहले भी साफ कर चुके थे कि पार्टी में उनके बाद आरसीपी सिंह ही सबसे ताकतवर हैं। अब इसे औपचारिक जामा पहनाते हुए उन्होंने गठबंधन सहयोगी बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है। बिहार में के गठबंधन से भी सब कुछ ठीक है। नए अध्यक्ष के बाद नया तेवर अपनाते हुए जेडीयू ने साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में उसके 7 में से 6 विधायकों को खुद में शामिल कर बीजेपी ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे जेडीयू ने लव जिहाद के मुद्दे पर भी लकीर खींच दी। साफ कहा कि लव जिहाद पर बीजेपी का जो रुख है उससे जेडीयू बिल्कुल सहमत नहीं है। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। जेडीयू में नया अध्यक्ष बनाकर नीतीश ने अब अपने और बीजेपी के बीच एक नई दीवार सी खड़ी कर दी है। बीजेपी को अब किसी भी मुद्दे पर पहले नीतीश के बजाय आरसीपी सिंह से निपटना होगा। लव जिहाद और अरुणाचल के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड प्रत्याशित लाइनों पर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को पार्टी की कमान आरसीपी सिंह को देने की क्या आखिर जल्दबाजी थी। इसका एक ही जवाब है कि वो चाहे भाजपा का बिहार का अब का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व, उसकी कथनी और करनी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा और वो अब उनके साथ डील करना नहीं चाहते। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। तो यहां पर कई चीजें हैं। एक तो जब चुनाव हुआ तो जेडीयू का मानना है कि भले ही साफ तौर पर कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जेडीयू को कमजोर करने की हर कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। यह भी संदेश गया कि वो बीजेपी के रहमो करम पर हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी सीटों की तादाद कम हुई थी उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब केसी त्यागी के इस रुख के बाद साफ है कि वो अपनी वो खोई इज्जत पाने की कोशिश में जेडीयू है, जिसमें वो लव जिहाद से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उस पर अपना विरोध दर्ज करा रही है। लव जिहाद के मुद्दे पर उसने कहा कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक राज्य कानून, विवादास्पद कानून बना रहे हैं, वो देश में समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश है, जिसका समर्थन वो नहीं करते हैं। और जहां तक नए अध्यक्ष की बात है तो यह बात पहले से साफ थी कि नीतीश के बाद आरसीपी सिंह ही नंबर 2 हैं।
कई हार के बाद भी वो उनको कवर करते हुए आए हैं। बताया यह जाता है कि आरसीपी सिंह का रिश्ता बीजेपी के नेताओं से काफी अच्छा रहा है और यही वजह है कि शायद उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। मनीष है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, भले ही खुलकर ना बोलें, लेकिन जेडीयू में सब ये मानते हैं कि उनकी जो दुर्गति हुई चुनाव में, उसके पीछे बीजेपी का हाथ था। दूसरा, रहमो करम पर वो चीफ मिनिस्टर बने, ये संदेश गया। क्या उस दाग से पीछा छुड़ाने की कोशिश है, चाहे अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर कड़ा रुख हो या फिर लव जिहाद पर जो कड़ा रुख अख्तियार किया है? देखिए, लव जिहाद के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड, खासकर खुद नीतीश कुमार ने कल अपने भाषण में साफ किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एडल्ट हैं तो डॉक्टर लोहिया के समय से कहा जा रहा है कि एक एडल्ट को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी के सामने खुलकर कह दिया है कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। दूसरी बात उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे और इस खबर को भी अच्छे से लीक किया गया क्योंकि वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। उसका एक मैसेज है कि उन्होंने बीजेपी को कहा है कि अगर आपने, भले ही हम छोटी पार्टी हो, हमारे बीच में 30 विधायकों का फासला हो, लेकिन आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं कि आप बिहार में मुझे मुख्यमंत्री पद पर बैठाएं और साथ ही साथ अरुणाचल में मेरे पार्टी के विधायकों को आप तोड़ के ले अपनी पार्टी में शामिल करा लें। तीसरा, उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इसलिए दिया है कि वो अब बीजेपी के नेताओं से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरह से अपने आप को अलग करने के लिए ये जानबूझकर, ये रणनीति के तहत ये फैसला लिया है क्योंकि आप भी जानते हैं सारिक कि भले ही बिहार में ये बिहार की पार्टी है और किसी भी ब्लॉक में अगर अभी भी अध्यक्ष भी नियुक्त करने का मामला होगा तो वो फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्होंने एक तरह से बीजेपी के नेताओं से अपना पीछा या अपने आप को अलग किया है और उनको एक मैसेज दिया है कि अगर आप हमारी बातों की कद्र नहीं करते हैं तो ठीक है, अब आप आरसीपी सिंह से आप बात कीजिए, आप वो आपके लिए अब उपयुक्त व्यक्ति हैं। सारिक, शुक्रिया मनीष, बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्यों एक नया अध्यक्ष बनाया गया और जिन मुद्दों को लेकर वो पहले से उस पर मानते रहे हैं, उस पर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया है। असम में बड़े रैलियों और बैठकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मणिपुर में थे। यहां उन्होंने करीब 3000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और दावा किया कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के 3 साल में मणिपुर में काफी कुछ बदल गया है। अमित शाह इस दौरान नागा शांति समझौते का जिक्र करने से बचे, लेकिन इस लाइन, आपको बता दें कि लाइन परमिट के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। लौटते लौटते मणिपुर के लिए विशेष दर्जे की मांग उनके सामने पेश की गई। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर पूर्व में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। सुबह उन्होंने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो मणिपुर के लिए निकले। मणिपुर में हवाई अड्डे के रास्ते पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता अमित शाह के स्वागत में खड़े नजर आए। इस बार अंतर ये रहा कि किसी उग्रवादी संगठन ने बाइकॉट का ऐलान नहीं किया। इम्फाल की रैली में शाह ने दावा किया कि बीते 3 साल बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के दौर में मणिपुर की छवि में जबरदस्त बदलाव आया है। 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी। सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के। रैली में अमित शाह ने नागा शांति समझौते का कोई जिक्र नहीं किया। मणिपुर में आशंका है कि शांति समझौते के तहत राज्य के कुछ हिस्से उससे छीने जा सकते हैं। ये मुद्दा छूने के बजाय अमित शाह ने 2019 में मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में शामिल किए जाने का जिक्र किया। इसके तहत देश के किसी भी राज्य से आने वालों को परमिट वाले राज्यों में आने के लिए इजाजत लेनी होती है। तय किया कि इनर लाइन परमिट
मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह ने मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को आश्वासन भी दिया और सलाह भी, और जानकारों की माने तो इसके पीछे भी एक वजह है। अब केंद्र सरकार नागा शांति समझौते के ऊपर पूरे उत्तर पूर्व में एक सहमति बनाने की पहल शुरू कर चुकी है। It is resolved that no ethnic-based territorial council can be accepted within the territory of Manipur, as such arrangements will create more political and ethnic problems. अमित शाह ने इस दौरान अलग अलग समुदायों के नुमाइंदों से भी बात की, साथ ही करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी, जिनमें एक IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। बीजेपी की कोशिश है कि राज्य में बहस विकास के मुद्दों के इर्द गिर्द ही रहे, लेकिन अमित शाह जब लौटे तो मणिपुर के लिए विशेष दर्जे की मांग भी उनकी फाइलों में शामिल हो गई। इम्फाल में मुबासिर राजी के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शोपियां जिले में बहुमत गुपकार गठबंधन से छिनकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर जाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को केंद्र का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि उसे किंग्स पार्टी भी कहा जा रहा है। डीडीसी के कम से कम 3 सदस्य, जिनमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 1 PDP से हैं, वो अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गुपकार गठबंधन में शामिल दलों का कहना है जीते हुए सदस्यों की खरीद फरोख्त के लिए प्रशासन और सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषदों के चुनाव में गुपकार गठबंधन का डंका तो बजा है, लेकिन चिंता यह है कि जीते हुए उम्मीदवारों को कामकाज का मौका कितना मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि लोकतांत्रिक जीत को चुराने की साजिश हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने एक ऑडियो क्लिप सुनाई। इस क्लिप के मुताबिक शोपिया में एक विजयी महिला उम्मीदवार के पति का आरोप है कि उनकी पत्नी पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया और इससे पहले पत्नी के भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल शुरुआत उन्होंने शोपियां जिले से की है, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहां पे। गुपकार गठबंधन ने डीडीसी चुनाव में 112 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर के 20 में से 13 जिलों में उन्हें साफ बहुमत हासिल है। बीजेपी ने 75 सीटें जीती हैं और 6 जिलों में उनके पास बहुमत है। अपनी पार्टी, जिसे बीजेपी से करीबी की वजह से किंग्स पार्टी भी कहा जा रहा है, उसने 12 सीटें हासिल की हैं, लेकिन नतीजों के कुछ ही दिनों के भीतर डीडीसी में जीते 5 सदस्य अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लोगों को दबाव देकर गलत तरीके से अपनी पार्टी में लाने को लेकर जो लोग हम पर पुलिस और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है हमने चुनाव नतीजों को प्रभावित किया। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो बिना दबाव के अपनी मर्जी से आ रहे हैं। चुनावों के हर फेज में देख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार 26 दिसंबर को दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक डीडीसी चुनाव लोकतंत्र में उनके गहरे विश्वास का सबूत हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 80 राजनीतिक कार्यकर्ता मतदान के बाद हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का दावा है कि यह हिरासत एहतियातन की गई है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र को कुचलने की साजिश मान रहा है। इसे देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांग की है कि दल बदल रोकने से जुड़े कानून को डीडीसी चुनाव में भी लागू किया जाए। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अभिनेता से नेता बने रजनीकांत चेन्नई अपने घर पहुंचे। 25 दिसंबर को उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल ने 70 वर्षीय अभिनेता के स्वास्थ्य से जुड़े एक चिकित्सीय बुलेटिन में बताया कि सभी जांच रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें कोई चिंता की बात सामने नहीं आई। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी गई।